तो एक क्लास आपकी हो चुकी है, अब अगली नेक्स्ट क्लास है ये जीएसटी क्लास नंबर 2। टॉपिक क्या होगा आज का? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी इसका डेफिनेशन, गुड्स और सर्विसेज, इसका डेफिनेशन क्या होता है, और सप्लाई, आज हम लोग सप्लाई पढ़ेंगे कि सप्लाई क्या होता है। ठीक है, जो हमारा पढ़ने का जो मटेरियल होगा यानी जो बुक है वो हम क्या रेफर करेंगे, तो बुक हम रेफर करने वाले हैं आईसीआई का स्टडी मटेरियल। आप आराम से आईसीआई का के साइट पे जाएंगे और वहाँ से स्टडी मटेरियल जो आपके लिए रेलिवेंट है वो डाउनलोड कर लेंगे और उसी से जो इन डेप्थ स्टडी करना है आप वहीं से करेंगे आप। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विजन सी लर्निंग @gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इनरोल करना पड़ेगा विजन सी लर्निंग पे, विजन सी लर्निंग @gmail.com पे जाकर के आप अपना नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस आप डालेंगे और कौन से मतलब सीए फाइनल के लिए है या किस स्ट्रीम के लिए है, आप सीए फाइनल के लिए, आईपीसीसी के लिए है, वो आप बताएंगे। जिससे क्या फ़ायदा होगा कि हमने जो एक समरी मॉड्यूल बना रखी है, समरी मॉड्यूल बना रखी है, पिक्टोरियल फॉर्म में है, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, मेल के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आपने इनरोलमेंट करा रखा होगा तो। और इसके बाद साथ ही साथ, इसके साथ साथ जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे या एमसीक्यूज वगैरह होंगे या टेस्ट सीरीज हमारा होगा वो आपको टाइम टू टाइम आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद मेमोरी टेक्निक मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो सेक्शन याद कराना, जो कॉन्सेप्ट है उसको याद कराना, या फिर शेड्यूल 3, बहुत सारी चीज़ें आती है जिसको मेमोरी टेक्निक के थ्रू याद करना पड़ता है, जो कि एग्जामिनेशन में तुरंत रिकॉल हो जाए। तो उसके लिए हम आपको मेमोरी टेक्निक में प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए अगर आप इनरोल कर रखे होगे तो आपको मेमोरी टेक्निक वाला नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाद बाकी जो पर डे की पीडीएफ क्लासेस होंगी, जो पर डे हम पढ़ते हैं और वो उससे जो पीडीएफ की क्लास जनरेट होगी वो हमारा विजन सी ई लर्निंग का एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर डल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो मैं बताऊंगा उसको नोट तो करना ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसका मैं पिक्चर यहाँ पे क्लिक करवा करके और पीडीएफ में कन्वर्ट करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लासेस। बीइंग अ जीएसटी प्रैक्टिशनर और बीइंग अ कंसल्टेंट, आपको अपने क्लाइंट से मुखातिब होकर के यानी मिल करके उसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। जीएसटी पढ़ने का मकसद क्या है हमारा, यानी आईसीआई ने अपने जो सिलेबस उसमें जीएसटी रखा है तो उसका क्या मकसद है? उसका मकसद ये है कि अगर कोई क्लाइंट आए आपके पास और वो आपसे कुछ पूछे तो उसका आप उनको जवाब दे पाए। दैट्स वाई आप पूरा जीएसटी का इंटायर एक्ट पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो मोटिव हमारा ये है बेसिकली कि हम क्लाइंट के द्वारा पूछे गए 2 सवालों का जवाब तो एटलीस्ट दे ही पाए। पहला सवाल क्या हो सकता है कि जीएसटी पेबल कितना है, जीएसटी पेबल कितना है, और डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन यानी रिटर्न्स, ठीक है ना, या फिर जो भी है अकाउंट्स बुक कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन में रिटर्न्स आ गया, अकाउंट्स बुक कैसे मेंटेन करते हैं। जीएसटी पेबल के अंदर में जीएसटी पेबल के अंदर में आपको ये निकालना होता है कि भैया जीएसटी कितना पे करना है क्लाइंट को जीएसटी अल्टीमेटली कितना पे करना है। अब आप बोलेंगे नहीं, जैसे असेसमेंट वगैरह भी आता है वो भी तो हम डील करते हैं। तो यस, असेसमेंट भी आप डील करते हैं। तो जब असेसमेंट ऑडिट डील करते हैं तो अल्टीमेट उसका मोटिव क्या होता है? अल्टीमेट मोटिव यही होता है कि टैक्स इतना बन रहा था, आपने इतना क्रेडिट ले लिया, जो कि ज़्यादा ले लिया, कम लेना चाहिए था, और अल्टीमेट आपका टैक्स इतना बन रहा था जो कि ज़्यादा बन रहा था, आपने कम दिखाया है। तो अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या हो गया कि जीएसटी कितना पे करना था और हमने कितना पे किया, ये निकालना है। ठीक है।
तो अब जीएसटी पेबल निकालने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए, एक तो वैल्यू चाहिए भैया, एक तो कोई सा भी वैल्यू चाहिए ना, जीएसटी जिसके ऊपर में कैलकुलेट होगा उसके लिए एक वैल्यू चाहिए। उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, जो जीएसटी का रेट होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर वो ट्रांजैक्शन इंडिया से बाहर का ट्रांजैक्शन होगा तो एक्सचेंज रेट से भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, जीएसटी का अमाउंट निकल करके आ जाएगा। इससे हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, जीएसटी का अमाउंट निकल करके आ जाएगा। अब देखो, वैल्यू हमने निकाला, रेट से मल्टीप्लाई किया और एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब वैल्यू निकालने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये वैल्यू है किस चीज का। तो किसी ट्रांजैक्शन का ही वैल्यू निकालेंगे, यानी कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा, इस ट्रांजैक्शन का वैल्यू हम आइडेंटिफाई करेंगे। कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा, उस ट्रांजैक्शन में वैल्यू इन्वॉल्व होगा, तो उस वैल्यू को हम आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उस वैल्यू को भी आइडेंटिफाई करने से पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि whether GST is applicable on this transaction or not, whether GST is applicable on this transaction or not, ठीक है। तो whether GST is applicable on this transaction or not, तो इसके लिए मैंने क्लास 1 में आपको बताया था एक फ्लो चार्ट बताया था कि वी विल गो थ्रू बाय दैट फ्लो चार्ट, कि पहले हम ये सुनिश्चित करेंगे, इस ट्रांजैक्शन के बारे में पहले हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वेदर देयर इज गुड्स और सर्विस है कि नहीं। फिर हम ये देखते हैं कि सप्लाई है कि नहीं, है ना। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं टैक्सेबल पर्सन ने वो सप्लाई दिया है कि नहीं। फिर देखते हैं कि भैया क्या एग्जेम्पशन इन्वॉल्व है क्या, और उसके बाद फिर जब ये सारी चीजें हम देख लेते हैं और तब हमें ये पता चल जाता है कि यस, इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी एप्लीकेबल है, तो फिर हम ये देखते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई के माध्यम से ये देखने का काम करते हैं कि इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा या इंट्रा स्टेट जीएसटी लगेगा। ये देखते हैं इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा या इंट्रा स्टेट जीएसटी लगेगा। और उसके बाद जब हमें ये पता चल जाता है कि यस, ट्रांजैक्शन तो जीएसटी लगने वाला है और इंटर स्टेट लगने वाला है, तब हम डिसाइड करने का काम करते हैं कि वैल्यू एक्चुअली में क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये हम देख लेंगे, उसके बाद वैल्यू एक्चुअली में क्या हुआ ये देखेंगे, तब हमारा ये वैल्यू निकल करके आ जाएगा। उसको एक रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सचेंज रेट अगर एप्लीकेबल होगा तो एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके जीएसटी पेबल अमाउंट निकाल लेंगे और उसको हम पे कर देंगे, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा टोटल जीएसटी। अब जीएसटी पेबल अमाउंट निकल गया, लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट हमको बोलती है, अभी हम पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस क्या होता है और सप्लाई क्या होता है, लेकिन एक और थोड़ी सी छोटी सी कहानी है वो मैं बता दूं। अब इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो पेबल अमाउंट है ना, वो गवर्नमेंट को कितना पे करना चाहिए। यानी जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया गया वो क्यों लाया गया, वो इसलिए लाया गया कि टैक्स के ऊपर में टैक्स ना लगे, ठीक है ना। यानी कास्केडिंग इफेक्ट ना हो, टैक्स के ऊपर में टैक्स अगर टैक्स के ऊपर में टैक्स लगता है तो उसको कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो अगर टैक्स के ऊपर में टैक्स नहीं लगाना है
तो सीधी सी बात है, जो पुराना वाला टैक्स है उसको आगे वाले टैक्स से सेट ऑफ कर दिया जाए। यानी एक बायर, एक सेलर यहां पे बैठा है, एक सेलर यहां पे बैठा है, एक सेलर यहां पे बैठा है। अगर ये इसको सेल करता है और इस पे 2 रुपए का टैक्स है, ठीक, फिर आगे ये सेल करता है, अगर 10 रुपए का सामान है, 2 रुपए का टैक्स है, 2 रुपए का टैक्स है, तो ये 12 रुपया हो गया। अब ये क्या करेगा, 10 रुपए के सामान को बेचेगा 20 रुपया में, 20 रुपया में। ये टैक्स 4 रुपया इस पे जोड़ेगा, 24 रुपया ये हो गया। अब ये 20 रुपये के सामान को बेचेगा 40 रुपया में, 8 रुपया टैक्स जोड़ेगा और ये हो जाएगा 48 रुपया। ठीक है, तो ये इस टैक्स के अमाउंट से लास्ट अल्टीमेट कंज्यूमर के हाथ में बर्डन कितना पड़ रहा है। जीएसटी होता क्या है, जीएसटी होता है कि एक ऐसा टैक्स जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर से मतलब कंपलसरी एक्सटॉर्शन किया जाता है। तो कंपलसरी एक्सटॉर्शन किससे किया जाता है, तो जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है। तो हमें यह देखना होता है कि लाइबिलिटी अल्टीमेट बेनिफिट यानी अल्टीमेटली गवर्नमेंट के साथ के पास पैसे कितने जाने चाहिए, पैसे जाने चाहिए जितना अल्टीमेट कंज्यूमर दे रहा है। तो अल्टीमेट कंज्यूमर दे कितना रहा है, 8 रुपया। अल्टीमेट कंज्यूमर कितना दे रहा है, 8 रुपया। तो गवर्नमेंट के पास भी 8 रुपया जाना चाहिए। ये बंदा अगर 2 रुपया भी गवर्नमेंट को पे कर दे, GOVT, ये 4 रुपया भी गवर्नमेंट को पे कर दे, GOVT, और ये भी 8 रुपया गवर्नमेंट को पे कर दे, तो गवर्नमेंट के पास कितना पहुंच गया, 8 4 12 और 2 16 रुपया, 12 2 14 रुपया, 14 रुपया पहुंच गया। लेकिन 14 रुपया गवर्नमेंट को नहीं चाहिए। गवर्नमेंट कहता है कि हमें तो बस उतना पैसा दे दो जितना कंज्यूमर के ऊपर में बर्डन आया। तो अब इस गवर्नमेंट को चाहिए कितना, 8 रुपया। तो देखो 8 रुपया कैसे मिलेगा। पहले तो ये 2 रुपया ये गवर्नमेंट को पे कर देगा, ठीक है। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का जो खाता है, इस खाते में कितना पहुंच गया, 2 रुपया, ठीक। अब इस बंदे के पास आया, इसकी लायबिलिटी बनी 4 रुपया, लेकिन ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास कितना पहुंच चुका है, 2 रुपया। तो फिर ये बैलेंस अमाउंट यहां जमा कर देगा, 2 रुपया। जितना गवर्नमेंट के पास पहुंच गया उतना नहीं करेगा, जो बैलेंस बच गया उतना कर देगा। तो 4 रुपया अगर इसने टैक्स लगाया, गवर्नमेंट के पास 2 रुपया पहुंच चुका है, तो बैलेंस अमाउंट 4 - 2 यानी 2 रुपया यहां में पहुंच गया। अब इसने कितना टैक्स लगाया था, 8 रुपया, लेकिन गवर्नमेंट के पास कितना पहुंच गया, 2 + 2 4 रुपया पहुंच गए। बैलेंस कितना बच गया, 8 - 4, तो 4 रुपया और जमा कर देगा। तो टोटल कितना बैलेंस, टोटल कितना पहुंच गया, 8 रुपया। देखो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास बर्डन कितना गया, 8 रुपया का, और पेमेंट कितना किया गया, 8 रुपया, ठीक है ना। तो बर्डन किसी और का था और पेमेंट किसी और के द्वारा किया गया। 2 रुपया इसके द्वारा किया गया, 2 रुपया इसके और 4 रुपया इसके। तो बर्डन जितना हुआ पेमेंट भी उतना हुआ, लेकिन बर्डन किसी और का था और पेमेंट किसी और के द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो जो जीएसटी का पेबल अमाउंट हम निकालेंगे, उसको, इस अमाउंट को निकालने के लिए हम आईटीसी को भी कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा होता है पूरा सिलेबस का पार्ट। उसके बाद जो असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट आएगा वो, और ये जो रिकॉर्ड्स वगैरह अकाउंट्स का आता है वो, ये सारे हमारे सिलेबस के पार्ट हो गए, ठीक है। तो अभी हम चलिए अब अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम चलते हैं गुड्स और सर्विस के लिए। तो अब हम क्या आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, ट्रांजेक्शन के बारे में आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि वेदर जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन द ट्रांजेक्शन, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वो गुड्स और सर्विस का ट्रांजेक्शन है या
नहीं है। ठीक है, गुड्स सर्विस। देखो एक आर्टिकल 366 का 12 कैपिटल ए भी था कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 366 का 12 कैपिटल ए था, जो कि ये बोलता था कि दुनिया का हर कुछ गुड्स और कैब सर्विस हो सकता है, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज ऐसा है जिसको हम ना गुड्स मानेंगे और ना सर्विस मानेंगे। वो क्या था? वो था, ये एक्सक्लूड करता है फ्रॉम गुड्स सर्विसेज। किस चीज को? लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है ना? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एक मिनट यार, ठीक है। अब आता है हमारा गुड्स और सर्विस। तो ये तो पहले आप समझ गए कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हमारा ना ही गुड्स है और ना ही सर्विस है। दैट मीन कि जीएसटी इस पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अगर गुड्स और सर्विस ही नहीं है तो पहले ही वो उसको हम एग्जिट कर देंगे और पहले ही उसको हम उसके जवाब में नो आ जाएगा और फ्लो चार्ट से वो बाहर हो जाएगा। अब सवाल आता है सर्विस क्या होता है भैया? तो सर्विस के डेफिनेशन में कहता है कि एवरीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। तब तो आप बोलेंगे सर गुड्स का डेफिनेशन तो दे दो, देना है तो दे दो, और नहीं देना है तो कोई बात नहीं है, हम सर्विस में मान लेंगे और सर्विस में मानने के बाद हम दुनिया के हर चीज को जीएसटी में ले आएंगे, सिर्फ लिकर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ करके। अभी इस कंफ्यूजन को रहने देते हैं, कभी कभी दाग अच्छे हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन अच्छा है। ठीक है ना? गुड्स के केस में क्या कहता है? गुड्स कहता है कि एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, जितना भी मूवेबल प्रॉपर्टी होता है सब कुछ गुड्स होता है। कार, क्लॉथ, पेन, कॉपी, जो भी दिख रहा है, जो भी मूव कर सकता है, मूवेबल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सके। ठीक है? तो एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? गुड्स कहलाता है। लेकिन इसमें से किसी कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया गया है, जैसे मनी, पैसा जो होता है। अब आपने 100 रुपया मुझे दिया और बोला भैया 100 रुपया का खुला करके दे दो, 10-10 का नोट दे दो। 100 रुपया आपने मुझे दिया, मैंने 10-10 का नोट आपको दे दिया, 10-10 का नोट आपको दे दिया।
तो जीएसटी अप्लाई कर दोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो इसलिए एक्सक्लूड किया गया किसको? मनी। और उसके साथ साथ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब किसी बैंक में सिक्योरिटी के रूप में अपना गहना जमा करते हैं वो नहीं, या फिर जमीन का कागज जमा करते हैं वो सिक्योरिटी नहीं। सिक्योरिटीज का मतलब होता है स्टॉक्स, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट में जो स्टॉक की ट्रेडिंग होती है उसको कहते हैं सिक्योरिटीज। तो स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी की ट्रेडिंग को चूंकि इतना बल्क में होता है, इतना बल्क में होता है, और वो कौन करता है और किससे मतलब किससे उसके ऊपर में जीएसटी लिया जाए, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात है वो इतने बल्क में ट्रांजैक्शन हो जाता है ना कि एक दिन में इतना ट्रांजैक्शन हो जाता है कि ये आइडेंटिफाई करना कि वो ट्रांजैक्शन कितने का था और कितने का उसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू आया, वैल्यू आइडेंटिफाई करना उसमें मुश्किल है। दैट्स वाई सिक्योरिटी को इससे अलग ही रखा गया है, ठीक है ना, इस सेगमेंट से अलग ही रखा गया है। तो एक्सक्लूड किसको किया गया? मनी को एंड सिक्योरिटीज को। इसको तो अलग रखा गया, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो मूवेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको माना गया है कि मूवेबल है। एक्चुअली में अल्टीमेटली उसको मूव करने के बाद ही काम में लाया जाता है, लेकिन वो अभी स्थिति जो जिस हिसाब से है, यानी जिस हिसाब से वो रहता है, जिस हिसाब से उसकी खरीद बिक्री होती है, वो उस समय उसका कंडीशन मूवेबल नहीं होता। जब उसको बेच दिया जाता है तब उसको मूव कराया जाता है। जैसे अगर कहीं खेती हो रही है, किसी जमीन के ऊपर में कोई घास वगैरह है, तो घास चूंकि जमीन में लगा हुआ है तो उसको मूवेबल तो नहीं कहेंगे, वो तो इमूवेबल है भैया। लेकिन जब उस घास को कोई खरीदता है तो अपना जानवर वहां लेकर के नहीं आएगा, वो उसको क्या करेगा? उखड़वा करके और तब अपने जानवर के पास ले जाएगा। तो अल्टीमेटली उसका काम कब उससे लिया गया? जब उसको मूव कराया गया। तो इसीलिए जो मूवेबल है तो नहीं, लेकिन फिर भी उसको हम मूवेबल मान रहे हैं, इसलिए उसको गुड्स के अंदर में इंक्लूड किया गया कि दिस इज मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको किसको इंक्लूड किया गया? इंक्लूड किया गया है growing grass, forming part of land, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक एक्शनेबल क्लेम होता है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है जैसे लॉटरी, मतलब जिसके एक्शन के बाद, यानी अभी तो वो समझो कि मरा हुआ पड़ा है, यानी अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक, अगर कोई लॉटरी के कागज का टुकड़ा है उसकी तब तक कोई वैल्यू नहीं होती जब तक उसका वो डेट नहीं आता, लॉटरी पास होने का डेट नहीं आता या टाइम नहीं आता। तो वो एक्शनेबल क्लेम उसको इसलिए कहते हैं कि एक्शन में वो तभी आता है जब उसका क्लेम का टाइम होता है, ठीक है ना। तो एक्शनेबल क्लेम होता है वो। लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सारी चीजें जो है, हॉर्सेस वगैरह जो भी है, ये एक्शनेबल क्लेम होता है। तो एक्शनेबल क्लेम को गवर्नमेंट ये चाहती थी कि चूंकि ये वर्चुअली मूव करता है, ये फिजिकली नहीं होता। अब लॉटरी का टिकट दीवार में चिपका करके रख दो, फिर भी वो मूवेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या एक्शनेबल, अगर लॉटरी का लग गया तो आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। उसको मूव करके दूसरी जगह ले जाना ही पड़ेगा उसका क्लेम करने के लिए, उसके पैसे को क्लेम करने के लिए। तो ये वर्चुअली मूवेबल है, तो इसलिए इसको स्पेसिफाई करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसको इंक्लूड कर दिया कि एक्शनेबल क्लेम भी, एक्शनेबल
क्लेम भी गुड्स है। ठीक है, कि अगर आप एक्शनेबल क्लेम यानी लॉटरी को बेचते और खरीदते हैं तो उसको हम गुड्स मानेंगे और उसके ऊपर में ट्रांजेक्शन हम समझेंगे कि यस ये ट्रांजेक्शन है। अब वो बात की बात है, आगे चल करके हम ये पढ़ेंगे कि हाँ भैया वो सप्लाई है कि नहीं है, वो अलग बात है। तो आपने ये पढ़ लिया कि गुड्स क्या होता है। ठीक है, गुड्स एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स कहते हैं। उसमें से एक्सक्लूड कर दिया मनी एंड सिक्योरिटी। जैसे ही एक्सक्लूड कर दिया तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मनी और सिक्योरिटी पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले ही एक्सक्लूड हो गया, यानी गुड्स से के बाहर हो गया। अब ग्रोइंग ग्रास पे लगेगा, लग सकता है आगे, फिर और भी फ्लो चार्ट में आगे इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। प्रोग्राम पूरा जब कर लेगा तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा, अगर यस में आया तो फिर इस पे जीएसटी लगा देंगे हम। उसके बाद जो इसके ऊपर में फॉल नहीं करता, तो क्या इसके ऊपर में फॉल करता है सर्विस में? तो भैया ऐसा है कि गुड्स को इससे एक्सक्लूड तो कर दिया था, जब इससे एक्सक्लूड कर दिया तो सर्विस तो कहता है कि जो भी गुड्स नहीं है वो सर्विस है, तो इसको यहां जोड़ देंगे हम। तो नहीं, यहां भी नहीं जोड़ सकते। इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसको यहां से भी एक्सक्लूड किया गया, इसको यहां से भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो अच्छा, अब इसमें एक चीज देखो कि हर मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, लेकिन मनी सिक्योरिटी गुड्स नहीं है और सर्विस भी नहीं है। लेकिन ग्रोइंग ग्रास और जो एक्शनेबल क्लेम है वो गुड्स है। तो अब मेरा एक सवाल आता है आपसे, या आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में तो आपने बात कर ली, इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या, यानी लैंड एंड बिल्डिंग का क्या? क्या लैंड एंड बिल्डिंग को सर्विस हम समझेंगे? तो यस, ये कंफ्यूजन रहने दो। समझेंगे या नहीं समझेंगे, ये ना ही सर्विस के डेफिनेशन में दिया हुआ है ना ही गुड्स के डेफिनेशन में दिया हुआ है। अभी तक तो हम इसको सर्विस ही मानेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दैट इज फॉर द जीएसटी पर्पस, दैट इज सर्विस। अभी फिलहाल अभी तक तो हमें यही लग रहा है, अभी तक तो डेफिनेशन पढ़ के हमें तो यही लग रहा है कि हाँ, अगर गुड्स नहीं है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली सर्विस होगी। ठीक है ना, वो आगे पढ़ेंगे कि ठीक है वो सर्विस है तो उसके ऊपर में जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया है आपका जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन। इससे हमें ये इतना पता चल गया कि भैया अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये गुड्स के डेफिनेशन से बाहर है, जीएसटी के डेफिनेशन से बाहर है। मनी एंड सिक्योरिटी पे जीएसटी लग नहीं सकता, इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये गुड्स के डेफिनेशन से बाहर है और सर्विस के डेफिनेशन से बाहर है। एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग ग्रास ये इंक्लूड किया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी को भी गुड्स कहा गया है, और सर्विस जो भी गुड्स नहीं होता है वो हर चीज सर्विस होता है, यानी इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ सकता है। ठीक है ना, या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सर्विस कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो होता है सप्लाई। तो ऐसा है कि हम दो प्रोडक्ट को लेकर के चलते हैं, दो प्रोडक्ट को लेकर के चलते हैं। एक चलते हैं हम बिल्डिंग को लेकर के, और एक ले चलते हैं हम क्लॉथ को। इसको क्या किया आपने, सेल किया है। ठीक है, इसको सेल किया है किसी एक बंदे से। तो इस दो, अब ये बंदा आपसे पूछने आता है, कंसल्टेंसी लेता है, कंसल्टेंसी वेदर जीएसटी एप्लीकेबल और नॉट, जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये आपसे कंसल्टेंसी लेने आ रहा है। आपने सबसे पहले क्या चेक किया, चेक गुड्स और सर्विस। तो भैया ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये गुड्स हो गया। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है,
ये सर्विस हो गया, ठीक है, चेक हो गया। अब दूसरा चीज क्या चेक करेंगे कि सप्लाई है कि नहीं भैया, सप्लाई है कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा जीएसटी इसी के ऊपर में बेस्ड है। यानी सप्लाई अगर अच्छे से नहीं समझे तो जीएसटी कहीं भी समझ में नहीं आएगी। सप्लाई अब समझने के लिए हमें सेक्शन, ये इसका सेक्शन भी याद रखिएगा, सेक्शन 7 ऑफ जीएसटी, सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी, ठीक है ना, सेक्शन 7, सेक्शन 7। अब इस सेक्शन 7 में सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 1 कैपिटल ए है, 2, 3, जैसे बता रहा हूं वैसे ही याद रखना है आपको। 1 में क्लॉज ए है, बी, सी, ए, बी, ए, बी। ये सेक्शन 7 जो है सप्लाई को डिफाइन करता है, सप्लाई के बारे में बताता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई है और कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है। तो सेक्शन 7 में सबसे पहले आता है सब सेक्शन 1, और सब सेक्शन 1 के सबसे पहले में क्लॉज आता है ए। उसके बाद सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, फिर 1 क्लॉज सी, फिर कैपिटल 1 कैपिटल ए, 2 ए बी, 3 ए और 3 बी, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए है वो बोलता है, ध्यान रखिएगा, हर एक क्लॉज अलग अलग बात बोलता है, सबको आपस में मिक्स करके नहीं पढ़ना। जो क्लॉज ए बोलता है वो सिर्फ क्लॉज ए के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। तो क्लॉज ए बोलता है अगर कोई सेल हुआ या फिर लीज दिए हैं या फिर लाइसेंस या बार्टर किया, हमने ट्रांसफर किया या डिस्पोज ऑफ किया, डिस्पोज किया, सेल, बार्टर या एक्सचेंज किया। सेल किया है हमने, लीज पे दिया, लाइसेंस, बार्टर किया, ट्रांसफर किया, डिस्पोज ऑफ किया या फिर एक्सचेंज किया है। 4 कंसिडरेशन इन furtherance in the course or furtherance of business। देखिए, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन और ये इंग्रेडिएंट, यानी सेक्शन 7 के क्लॉज 1 सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए को क्वालिफाई करने के लिए 3 इंग्रेडिएंट का मिलना जरूरी है। देखो, जीएसटी में ट्रांजैक्शन को बनने के लिए 4 इंग्रेडिएंट का मिलना जरूरी था। गुड्स एंड सर्विस, गुड्स या सर्विस होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, उसका टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब हम गुड्स डिसाइड कर ले कि हाँ भैया गुड्स है, तो सप्लाई में आकर के जब सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सप्लाई के डेफिनेशन में सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए बोलता है
कि 3 इंग्रेडिएंट को मिलाकर जब मिलाओगे तो सप्लाई बनेगा। ये सिर्फ ए बोलता है, ए, बी की बात अभी नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ मैं ए की बात कर रहा हूं। समझ रहे हो? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का ए ये बोलता है कि अगर सेल हो रहा है, लीज, लाइसेंस, एक्सचेंज, ट्रांसफर, डिस्पोज ऑफ, किस चीज के लिए? फॉर कंसिडरेशन। अभी फिलहाल के लिए ये समझो कि कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसा, ठीक है? तो अगर सेल कर रहे हो आप, या फिर लीज पे दे रहे हो, या ट्रांसफर कर रहे हो, या बार्टर हो रहा है, या एक्सचेंज कर रहे हो, या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो किसी भी गुड्स और सर्विस को, किस चीज के लिए? कंसिडरेशन के लिए, यानी पैसे के लिए। और इन द कोर्स ऑफ, यानी इन द कोर्स ऑफ, या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या तो बिजनेस के अंदर में कर रहे हो या फिर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो। यानी अगर आप सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए ये बोलता है कि अगर आपने सेल किया, या एक्सचेंज किया, या ट्रांसफर किया, या डिस्पोज ऑफ किया, या बार्टर किया, पैसे के लिए किया, और अपने बिजनेस में किया, या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किया। अब आगे बढ़ाने का क्या मतलब? यार एक कंपनी यहां आपने खोल रखी है, अब आप एक और ब्रांच खोलना चाहते हो, उसके लिए आपने क्या किया? सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, डिस्पोज ऑफ में से क्या कर सकते हैं आप? ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने क्या किया? यहां से कुछ गुड्स को उठा करके दूसरे जगह जो ब्रांच है वहां पे ट्रांसफर किया। तो वो ट्रांसफर किस चीज को कहते हैं? अगर किसके बदले किया? कंसिडरेशन के बदले, यानी पैसे के बदले। और उस ब्रांच के से आपने कुछ पैसे लिए, तो वो क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा, ठीक है? कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसा। दिवाली का टाइम है, आप घर की सफाई कर रहे हो और उसमें कुछ लोहा लकड़ मिला है आपको, पुराने फर्नीचर्स मिले हैं। तो पुराना फर्नीचर्स जो है वो क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं होता, मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। उसको क्या करते हो आप? जो लोहा टीना लकड़ खरीदने वाला होता है, कबाड़ वाला, उससे आप उसको बेचते हो। तो जब उससे आप उसको बेच रहे हो तो वो आपको क्या देता है? पैसा देता है। तो आपने क्या किया? एक गुड्स को सेल किया। किस चीज के लिए? कंसिडरेशन के लिए। लेकिन वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में किया नहीं आपने। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या कोर्स ऑफ बिजनेस में किया नहीं आपने। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। दैट मीन्स कि उसके ऊपर में जीएसटी नहीं लगना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए, ठीक है? अगर सेल कर रहे हो आप कबाड़ वाले से और पैसा वो दे रहा है आपको, लेकिन वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है नहीं, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है नहीं, तो उसके ऊपर में जीएसटी लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए वो हमारा क्या नहीं होगा? सप्लाई नहीं होगा। वो अलग बात है कि हो सकता है क्लॉज बी के अकॉर्डिंग वो सप्लाई बन जाए, वो हो सकता है, वो आगे हम देखेंगे। सी के अकॉर्डिंग बन सकता है, इसके अकॉर्डिंग बन सकता है, या इसके अकॉर्डिंग बन सकता है, वो अलग बात है। फिलहाल 7(1) ए के अकॉर्डिंग तो भैया सप्लाई बनने का 3 इंग्रेडिएंट है। पहला कि उसमें सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, डिस्पोज ऑफ या फिर ट्रांसफर होना चाहिए। उसके साथ साथ कंसिडरेशन होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो इन कोर्स ऑफ या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया सप्लाई का डेफिनेशन, ठीक है? अब इस केस में क्या हुआ? ये सेल कर रहे हो, इससे पैसा लिया आपने 100 रुपया, और ये बिजनेस कर रहा है, तो चूंकि बिजनेस कर रहा है तो ये सप्लाई हो जाएगा, तो इस हिसाब से सप्लाई भी हो जाएगा। तो आगे हमें बढ़ना चाहिए और टैक्सेबल पर्सन को देखना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी रुको, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है सप्लाई में। सेक्शन 7 में बहुत सारी चीजें अभी बची हुई है, ठीक है ना? तो ये तो अभी हमने सिर्फ सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 और ए पढ़ा।
अब हम बी और सी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी कल रात को खोला था तो नीचे ही भूल गया। टू हो गया ये हो गया 3, इसमें ए बी, इसमें भी ए बी, इसमें ए बी और सी। ए तो हमने पढ़ लिया। बी में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर हमने इंपोर्ट किया, अगर हमने इंपोर्ट किया, ठीक है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, फॉर कंसीडरेशन। चूंकि इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स जो होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो होता है उसको डील करता है हमारा कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट जो है सो इंपोर्ट ऑफ गुड्स को डील करता है, इसलिए हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात नहीं करते यहां पे, हम लोग जीएसटी में बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस को। तो जब भी एक सर्विस इंपोर्ट होगा, यानी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम यूके या यूएस की कुछ सर्विस है जो वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो सर्विस हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने कोई डाटा रिट्राइवल की सर्विस ले ली, या फिर यहाँ से बैठे बैठे हम क्या करते हैं कि फ्लिपकार्ट, गूगल, फेसबुक की सर्विस ले रहे हैं, ठीक है ना, ले रहे हैं। बिजनेस पे अगर फेसबुक पे हम अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो फेसबुक की सर्विस हम ले रहे हैं। तो वो चूंकि क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है हमारा। तो अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं और उसके लिए हमने पैसा दिया है तो उसको भी हम सप्लाई कहेंगे। देखो यहाँ पे तीसरा इंग्रेडिएंट नहीं है, 3 इंग्रेडिएंट होता था 7(1)(a) में। कौन सा? सेल, एक्सचेंज, बार्टर वगैरह, प्लस कंसिडरेशन, प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन यहां पे सिर्फ 2 है, एक इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, एक इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, प्लस कंसिडरेशन है, प्लस कंसिडरेशन है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। दैट मीन्स कि अगर आपने किसी भी गुड्स या सर्विस का इंपोर्टेशन किया फॉर कंसिडरेशन, वेदर इट इज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और इन कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट, इट इज इररेलेवेंट, ठीक है ना, कि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या फिर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर घर बैठे बैठे आप चने खा रहे हैं और वीडियो गेम खेल रहे हैं, और वीडियो गेम खेलते खेलते अगर ऑनलाइन वीडियो गेम की कोई सुविधा अगर आप ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं आउट ऑफ कंट्री से, इंपोर्ट का मतलब ही होता है कंट्री के बाहर से अगर कोई सर्विस ले रहे हैं तो कंट्री के बाहर से अगर आपने सर्विस ले ली और उसके लिए आपने पैसे पे कर दिए, तो ठहर जाइए, हो सकता है कि उसके ऊपर में आपको जीएसटी भी पे करना पड़ जाए, ठीक है। तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन ये होता है बी में, ये बी नंबर आपका क्लॉज कहता है। अब इतना हमने पढ़ा, अब इसके साथ सी कहता है, अब सी कहता है कि जो जो चीज से, अब सी क्या कहता है, एनी एक्टिविटी
specified in schedule 1 with or without consideration for furtherance of बिजनेस। देखो ए में तीनों इंग्रेडिएंट था, बी में भी 2 इंग्रेडिएंट और सी में 2 चीज, सी में भी 2 इंग्रेडिएंट। अब बी में एक कौन सा नहीं था, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या बिजनेस के कोर्स में, वो बी में नहीं था, यानी बी में बी नहीं था, बी में बी नहीं था, दैट मीन्स बी में बिजनेस के लिए नहीं था। और सी में कंसिडरेशन नहीं है, सी में कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। याद रखिएगा बी में बी नहीं था, यानी बी में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की बातें नहीं थी, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस की बातें नहीं थी। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का ए क्या कहता है, 3 बातें, सेल प्लस कंसिडरेशन प्लस फर्दरेंस और इन कोर्स ऑफ बिजनेस। 7(1) का बी क्या कहता है, 2 बातें, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस प्लस कंसिडरेशन। 7(1) क्या कहता है, 2 बातें, शेड्यूल 1 में जो लिखा हुआ है वो, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कंसिडरेशन की बात नहीं करता, यानी शेड्यूल 1 में जो लिखा हुआ है, शेड्यूल 1 में जो लिखा हुआ है वो अगर बिना कंसिडरेशन के फ्री फंड में भी अगर वो सर्विस आपने दे रखी है, फ्री फंड में भी वो गुड्स आपने दिया है तो भी वो सप्लाई माना जाएगा, भले उसके लिए आपने पैसे नहीं लिए, लेकिन वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। ठीक है, चलो तो सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 हमारा आज कंप्लीट होता है, और आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ये जो भी है वो उसका वो आपको अपना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका फोटो अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अपना नोट्स खुद बनाओ, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं लिखा तो इसका आपको मिल जाएगा जो PDF वर्जन इस पे टेलीग्राम चैनल पे विजन सी ई लर्निंग पे, ठीक है ना, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। और डिटेल्ड स्टडी के लिए आप ICAI मटेरियल को खोलिए, वहां से पढ़िए। अगर वहां पे कुछ समझ में नहीं आए तो फिर मेरे से बात कीजिए, आप कमेंट में डालिए या मेल कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आपने ये कब कब होता है आपको पता है ना, ठीक है, TTS में होता है हमारा GST का लेक्चर, TTS में होता है हमारा GST का लेक्चर। ठीक है, चलिए ओके।